हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आदिकाल जो यूजीसी नेट का बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है उसके 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज हमारा इसका डे 1 होगा। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि है। इनकी रचनाएं पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है किसमें? पहेलियों और मुकरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले कौन है? तो पतंजलि जी ने सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है। किसमें किया है? पतंजलि जी ने किया है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदत्त को अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन दोनों ही। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदत्त को अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है किसका? देश भाषा का। ठीक है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा का नाम दिया है, ये कहा है। जबकि विद्यापति अपभ्रंश को भिन्न प्रचलित बोलचाल का भाषा या देश भाषा का है। ठीक है, विद्यापति ने अपभ्रंश से विभिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा का है। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन, जन्म काल के दृष्टि से कवियों का सही क्रम आपको बताना है। तो जगनीक खुसरो, श्रीधर चंद्रबाई। देखिए सबसे पहले चंद्रबाई आई है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, सी सबसे पहले चंद्रबाई, फिर जगनीक खुसरो और श्रीधर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इनका जन्म काल देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका जन्मकाल चंद्रबाई का 1168 से 1192 ईस्वी, जगनीक का 1117 ईस्वी, खुसरो जी का 1253 से 1325, श्रीधर का 14वीं शताब्दी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबाई दी। ठीक है, चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। और अगर बात की जाए पृथ्वीराज रासो को लिखा। ठीक है, उसके बाद अगर अमीर खुसरो की बात की जाए तो इन्होंने मुकरिया, पहेलिया, खाली कबारी, दो शुक्रे, गज़ल की रचना आदि की है। जगनीक जी की बात की जाए तो इन्होंने परमाल लासो, इनका पूछा जाने वाला जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। नरपति नाहर जी ने बीसलदेव रासो की रचना की है। इनसे भी टॉपिक आपको क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो भविष्यत्य कहा जो कि लौकिक चरित्र काव्य धनपाल जी की कृत है। लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है जो कि धनपाल जी की ग्रंथ है। भविष्यत कहा। ठीक है, भविष्यत कहा एक ग्रंथ है जो कि किसका है? धनपाल जी का है। जबकि योगसार किसका है? जोइंदू। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नाथ संप्रदाय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके प्रवर्तक है गोरखनाथ। ठीक है, और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव के भक्त हैं जो कि हठ योग की पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय के संस्थापक मच्छंदर या मत्स्येंद्र नाथ को भी मानते हैं, लेकिन जो प्रवर्तक है इसके गोरखनाथ ही हैं। और नाथ पंथ बौद्ध को ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है और इसमें यहाँ पर नाथों की संख्या, नाथों के नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, महापुराण के रचनाकार। देखिए महापुराण किसने लिखे? पुष्यदत्त ने। किसने लिखे? पुष्यदत्त ने। ठीक है, महापुराण आदिकाल का ग्रंथ है। हम आदिकाल क्वेश्चन कर ले तो मेनली इसका काल का कब का है? महापुराण का। ठीक है, इसके रचनाकार है पुष्पदत्त जी। इनकी अगर अनेक मतलब अन्य रचनाएं देखी जाए तो ये सारी हैं। और पुष्पदत्त को हिंदी का भवभूत कहा जाता है, ये हमने भी देखा था। ठीक है, शिव सिंह सैंगर ने पुष्पदत्त को भाखा का जड़ कहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। भाखा का जड़ किसको कहा गया है? शिव सैंगर द्वारा पुष्पदत्त जी को। ठीक है, और भाखा का जड़ कहते हुए इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सैंगर जी ने पुष्पदत्त को माना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, राहुल सक्रेत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहापा जी को माना है। और सरहापा जी के शिष्य है सबरपा, और सबरपा जी के शिष्य हैं लुईपा। ठीक है, और लुईपा सरपा जी के 84 शिष्यों में से एक है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हीं का ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए आगे अगर इसकी व्याख्या देखी जाए तो राहुल सक्रेत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। सरहपा का जन्म 1769 ईस्वी स्थिर किया गया है। और बच्चन सिंह ने, यहाँ पर एक कथन है, बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही देखने को मिलता है।
सरहपा, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, सबरपा जो है सरहपा के शिष्य हैं और लुईपा के गुरु, मतलब कि लुईपा के गुरु कौन है? सबरपा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है और पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना गया, ठीक है। महाकवि किसे कहा है? चंद्रबाई को, और महाकाव्य इनके ही ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार है? काल क्रमानुसार आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले बीसल देव नहीं है, पृथ्वीराज रासो भी नहीं है, खुमार रासो है। इन चारों में अगर देखें तो सबसे पहले कौन है? खुमार रासो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सबसे पहले खुमार रासो, फिर बीसल देव, पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो। इनके अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 11। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराना कौन है? अगर बात की जाए, देखिए गोरखनाथ के बाद ये आए हैं तो ये नहीं होगा और ये हो जाएगा, ठीक है, मच्छिंद्र नाथ हो जाएंगे। सिद्धों और नाथों के सबसे पुराने कौन है? मच्छिंद्र नाथ है। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिद्धों में ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, जिसमें प्रणेता गोरखनाथ थे, ठीक है। मतलब कि जो इसके कौन थे अगर बात की जाए, एक तरह से इन्होंने इस जो नाथ संप्रदाय ना उसके प्रवर्तक यही है, गोरखनाथ, ठीक है। सरहपा ने को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। और जिनकी रचना कौन है? दोहा कोश, इसकी रचना पूछी जाती है सरहपा, ठीक है। सरहपा की जो रचना है वो है दोहा कोश। और सबरपा के क्या है? गुरु हैं। और सबरपा के चेले या फिर शिष्य कौन है? लुईपा, ठीक है। कढ़ापा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान है, सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है, ठीक है। किसका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है? कढ़ापा का, ठीक है। यहाँ पर देखने कढ़ापा सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनका कोई ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? बीसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। अगर बात की जाए, बीसल देव रासो का काल इतना है, एक रासो साहित्य है, ठीक है। ये क्या है? एक रासो साहित्य है, जिसकी रचना किसने की है? नरपति नाहर जी ने, ठीक है। यह 4 खंडों का वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान मानकर इसकी रचना की गई है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन इसी ग्रंथ में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, आदिकालीन रासों में साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ठीक है, सही नहीं है या गलत है, ठीक है। तो देखिए, आदिकालीन में इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम और सुंदर चित्रण है नहीं। जो ये हमारी प्रवृत्ति आदिकाल को हम क्या मानते हैं? आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी बोलते हैं। तो इसमें वीर रस का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। युद्ध के सजीव वर्णन इस साहित्य के अनंतम विशेषता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वभाव है, जीवन चित्रण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है जो आश्रयदाता थे वो राजाओं की अच्छी बातों का वर्णन किया करते थे और विलासिता जैसे ग्रंथों को रचना किया करते थे। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण है। यहाँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आदिकाल में सबसे ज़्यादा जो चरम सीमा पे था, कौन सा रस था? श्रृंगार रस और वीर रस, ठीक है। आगे क्वेश्चन, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर देखा, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम और सुंदर चित्रण नहीं किया गया है, ठीक है। प्रवृत्ति रासों का सही नहीं है, मतलब इसमें देखिए युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है, शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य में देखने को मिलता है। अपने आश्रयदाता राजाओं और उसकी प्रेम कहानियों की प्रशंसा इसमें देखने को मिलती है, जैसे पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है भविष्यत्य, यह भी देखा था, भविष्यत्य काव्य, ठीक है। भविष्यत्य कहा, ठीक है। भविष्यत्य कहा क्या है? लौकिक चरित्र काव्य, क्या है? लौकिक चरित्र काव्य। आगे देखें, भविष्य कहा के लेखक है धनपाल जी। कौन है? धनपाल जी। इसी में बस ये इतना ही है, बाकी इग्नोर कीजिए। आगे 15 क्वेश्चन देखें, तो 15 क्वेश्चन में आप देखेंगे विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहा जाता है? मतलब विद्यापति जी को मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहा जाता है? तो पदावली इनकी बहुत ज़्यादा चर्चित ग्रंथ है। विद्यापति जी की कौन सी? पदावली सबसे ज़्यादा चर्चित ग्रंथ है। देखिए, विद्यापति पदावली रचना के आधार पर ही इनको मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, क्योंकि पदावली की रचना विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में इसकी रचना मैथिली भाषा में की है, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी अगर अन्य
अन्य रचनाओं की बात की जाए तो पदावली, कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ये कीर्ति लता सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तीनों, ठीक है। इनकी अगर पदावली तो मैथिल में, कीर्ति पताका और कीर्ति लता किसमें, अवहट भाषा में है, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी और भक्त राष्ट्रवादी रहस्यवादी कवि कहा है, ठीक है। क्या क्या कहा है, श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी, ठीक है। आगे बात की जाए यहाँ पर कुछ और श्रृंगारी कवि कौन कौन है, हरप्रसाद शास्त्री और रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बैनीगुड़ी। भक्त कवियों की बात की जाए या विद्वानों की बात की जाए तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रहस्यवादी हमारे जोर गिरेशन जी, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, चंदन बाला रास के रचयिता कौन है, चंदन बाला रास के रचयिता है हमारे आशगु, ठीक है। आशगु जी हैं। यहाँ पर इस ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन, ये एक पंक्ति दी हुई है, अमावस के धरी झिलमिल चंदा, पूनम के धरी सूर, नाद के धरी घड़ी, व्यंद गरजे बाजन अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले एक पंक्ति दी हुई है, तो आपको बताना है इस पंक्ति को किसने व्यक्त किया है, तो गोरखनाथ जी ने व्यक्त किया है, ठीक है, जो कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पृथ्वीराज रासो ने कितने समय में या कितने पृथ्वीराज रासो में चंद्रबाई जी ने कितने समय या सर्क का इस्तेमाल किया है, तो 69, कितने 69 सर्क का इस्तेमाल किया है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें छप्पे छंद, ठीक है। अगर बात की जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं, ठीक है। अब हमने पहले भी पढ़ लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। 19 यहाँ पर फिर से एक पंक्ति है, हाँ, ये कथन है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आपको बताना किस ग्रंथ के लिए कहा है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो यह और निराश होने तो हमें तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल ने उक्त कथन किस ग्रंथ के ऊपर कहा है, तो पृथ्वीराज रासो के लिए इस पंक्ति का उन्होंने इस्तेमाल किया है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, ठीक है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, कड़वक शैली का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण उनकी बानियों की भाषा उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया, ठीक है, संध्या भाषा कहा गया। तो किसको, सिद्ध को। यहाँ पर आप देखेंगे सिद्ध की बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहपा जी है, ठीक है, बताया था, फिर सबरपा और फिर लुईपा। इनकी अन्य सरोज व्रज, राहुल वृद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, सरहपा जी को, ठीक है, किस नाम से, सरोज व्रज और राहुल वृद्ध आदि नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुराने यही है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है, सरहपा जी है। आगे 22 क्वेश्चन, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है, हिंदी के, तो अमीर खुसरो की, ठीक है। अगर वर्तमान हिंदी की बात की जाए तो वो किसकी भाषा से मैच करती है, तो अमीर खुसरो जी की भाषा से। इसकी व्याख्या चलिए देख लेते हैं। अमीर खुसरो, ठीक है, वर्तमान में सर्वाधिक निकट है। और मुल्ला दाऊद, यहाँ पर ये ज़रूरी होता है, मुल्ला दाऊद जो निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि है। मुल्ला दाऊद किसकी, निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा चौपाई दोहा छंद में चंदयान नामक कृति की रचना 1379 में की। और मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा जी सूफी धारा का प्रथम कवि मानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये काफ़ी बड़ी है, चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो आगे हम पढ़ चुके वही है, ठीक है। आगे 23 पृथ्वीराज रासो ने प्रमुख रस कौन सा है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस ये हमने देखा था पहले ही, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबाई जी की। कितने समय या कितने सर्ग है, 69। और छप्पे छंद सबसे ज़्यादा मुख्य है और 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बस यही है, इसमें छप्पे छंद वगैरह। पृथ्वीराज रासो की यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो को चंद्रबाई के पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में को कंप्लीट करने वाले कौन थे,
चंबल दाई जी के पुत्र जलहर ने, ठीक है। पृथ्वीराज रासो सुखसुखी संवाद के रूप से रचित है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस रूप से रचित है? सुखसुखी। यहाँ पे ये सुखसुखी शब्द है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंबलदाई, ठीक है, चंबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य कहा है, ये ठीक है, ये भाई। आगे, आदिकाल काव्य के प्रसिद्ध पंक्ति भल्ला हुआ जो मारिया पहिनी महारा किंतु लज्जे तू व्यंस्यु हो भागा घर एंजू। इस कथन को किसने लिखा है? तो हमारे हेमचंद जी ने लिखा है। ये कथन आ जाता है, 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है हेमचंद की इस पंक्ति को। हेमचंद अगर बात की जाए तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भांजे कुमार पाल के दरबारी थे, ठीक है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है हेमचंद कहाँ काम किया गया करते थे, कहाँ किस दरबार में थे? तो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उसके भतीजे कुमार पाल के दरबारी थे, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाता है और कुछ नहीं। आगे, राहुल साकरत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? तो पहला कवि सरपा जी को माना है। और इनके माना है, यहाँ पे देखिए, इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है, किसके? सरहपा जी के, ठीक है। शुक्ल ने चंद्रबाई को हिंदी का प्रथम, ये वही पढ़ लिया, दोबारा से क्या पढ़ना। यहाँ पर देख लो, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सैयर ने पुष्पदत्त को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बड़े ही क्वेश्चन अजीब हो जाता है, जब दिमाग में सारी बातें घूमने लग जाती है। सिद्धों की वानियों की हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? ठीक है, सिद्धों की वानियों के नाम से किसने किया है? राहुल साकरत्यान ने किया है। और इन्होंने अपने प्रथम कवि किसको माना है? सरपा जी को, ठीक है। आगे 26, ठीक है, सरपा जी। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं 26 की, ये रहा, ठीक है, वही संग्रहित किया है। बाकी आगे बढ़ते हैं 27। आदिकाल के कवि सरपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो कबीर जी में हुआ। यहाँ पर देखिए, इसी क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सरपा जी ने काव्य परंपरा में नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किसने? तो सरपा जी किससे संबंधित है? हठयोग से और नाथ पंथ से। 2 क्वेश्चन हो गए। और अगर ये क्वेश्चन यहाँ से अलग बन जाता है, पल्लवन आगे चलकर किस कवि ने किया? तो कबीर जी ने, ठीक है ना। बस यही है। आगे 28। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इसमें से किसका है? यह कथन जो है, यह कथन किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा जी का है। क्या कथन है? दोबारा से देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। ये किसका कथन है? राम कुमार वर्मा जी का कथन है, ठीक है। आगे 29। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो कर्नल टाइड, ठीक है, प्रमाणिक, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रमाणिक, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक मानने वाले और अर्धप्रमाणिक मानने वाले। अगर बात की जाए प्रमाणिक, तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन लाल, विष्णुलाल पंड्या और कर्नल ट्रायल, ठीक है। आगे अप्रमाणिक मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविता राज, श्यामल दास, गौरी शंकर हरिचंद्र ओझा, बुलहर मुरारी दीन, ठीक है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी और मुनिचिन्ह विजय, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे तो कुछ कह नहीं सकते। भरतेश्वर बहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो ये जैन साहित्य का ग्रंथ है। किसका? जैन साहित्य का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र शूर को हिंदी का प्रथम काव्य माना है। बस बाकी हमने ये सारे टॉपिक ना ये सब पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। आगे या फिर रिपीट करें, चलिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। अगर बात की जाए शुक्ल की, चंद्रबाई को हिंदी का महाकवि और पृथ्वीराज रासो को
प्रथम महाकाव्य माना है। और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरपा आते हैं, जो कि राहुल सकृत्यायन ने उन्हें प्रथम कवि माना है। सरपा जी की रचना है दोहा कोश, बहुत ज़्यादा चर्चित। गोरखनाथ नाथ पंथ बौद्ध के व्रजयान शाखा से निकाला हुआ मानते हैं। ठीक है, नाथ पंथ को बौद्ध धर्म की व्रजयान शाखा से निकाला हुआ मानते हैं। 31, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? कौन सी रचना है? साउलवेल। ठीक है, साउलवेल क्या है? शिलांकित रचना है। साउलवेल शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। किसने? रोड़ा नामक कवि ने की है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गद्य व पद मिश्रित चंपू काव्य है ये। कौन सा? राउलवेल। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर देखिए, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि दोहा कोश में काफ़ी सरपा जी ने भी दोहा कोश लिखा है। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है। ठीक है, ये गलत है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है, सही है, जो सामान्य अनुष्ठान के समय, बिल्कुल सही है, अनुष्ठान के समय ही गाया जाता है। आदिकाल बौद्ध साहित्य के दोहा कोश के साथ साथ चर्यापदों की रचना भी हुई। हाँ, बिल्कुल हुई, लेकिन यहाँ पर ये जो ना भाषा में इसका अंतर था, देख लेते क्या अंतर है। आगे 33, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, ये वाला गलत है। ठीक है, अगर बात की जाए, ये विनय चंद्र सूर्य ने नहीं लिखा है, मेरु तुंग ने लिखा है। ठीक है, मेरु तुंग ने। आगे 34 की तरफ पढ़ते हैं। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदत्त जी। और पुष्पदत्त जी जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदत्त जी हैं। इनके अन्य प्रमुख जो कृतियाँ हैं वो है महापुराण और न्यायकुमार चरऊ। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित है। और पुष्पदत्त जी को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी है। स्वयंभू ने रचना की है पौम चरऊ की चरयू। ठीक है, धनपाल ने भविष्य कहा का, ये पहले आ चुका क्वेश्चन। और अब्दुल रहमान ने संदेश राशक, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, दब साहब प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये देवसेन जी ने की। देवसेन जी ने दब साहब प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की है। और देवसेन का सन रहा है 1933 ईस्वी। और अगर बात की जाए, स्वर्ण का 4 में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। 36, संदेश राशक किसकी रचना है? तो अभी देखिए हमने संदेश राशक किसकी रचना थी, बताइए। संदेश राशक किसकी रचना है? अभी देखिए ना, किसकी रचना संदेश राशक। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना, अभी क्वेश्चन में देखा ही था। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। ठीक है, कौन सा? संदेश राशक किससे जो है प्रेरित है? कालिदास द्वारा मेघदूत रचना से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के तथ्यों का सम्मिश्रण है। ठीक है, आगे 37, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। आलवार कितने संत थे? 12। ठीक है, 12 मानी जाती है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। आलवार कौन थे? तमिल थे, जिनका काल रहा है 6 से 9 शताब्दी। ठीक है, और यहाँ पर ये टॉपिक सही है, ये लाइन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। ठीक है, इनके पदों जो ये 12 कवि हैं, 12 संत हैं, इनके पदों का संग्रह को हम क्या बोलते हैं? दिव्य प्रबंध। 38, केमाश वध किस ग्रंथ से प्रमुख घटना है? किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो यह पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। यहाँ पर देखिए, बीसल देव से भी क्वेश्चन आ जाता है। बीसल देव ग्रंथ किसका है? नरपति नाहर जी का है, खुमार रासो दलपति विजय जी का, और परमाल रासो जगदीश जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 50 क्वेश्चन करेंगे सब। अब्रज भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामचरित्र कौन सा है? तो पौम चरऊ। ठीक है, पौम चरऊ जो है अब्रज भाषा में लिखित रामचरित्र है। ठीक है, रामचरित्र है। आगे
40 पुस्तक जलहट हत दे चली गज्जन नपकांज। इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो की तरफ संकेत करती है पंक्ति। 41 पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो डिंगल। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। डिंगल को हम क्या बोलते हैं? अभ्रंश प्लस राजस्थानी। ठीक है, अभ्रंश प्लस राजस्थानी। किसको? डिंगल को। अगर पिंगल की बात की जाए तो पिंगल को हम अभ्रंश प्लस ब्रजभाषा से समझते हैं। ठीक है, पिंगल कहा जाता है इसके मिश्रण को। 42 निम्नलिखित में से कौन सी रचना अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो। और बीसलदेव रासो किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा था नरपति नाहर जी की। ठीक है, और हाँ भाई यहाँ पे ये नरपति नाहर जी द्वारा 1212 में इसको रचित किया गया और श्रृंगारिक रचना है ये। ठीक है, श्रृंगारिक रचना है। आगे पढ़ऊ साल सत्ता बखान बेही देही बुद्ध बसंत जा ना जा पता नहीं क्या ये। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति सरापा जी की है। सरापा के जो शिष्य हैं वो कौन है? सरापा जी के सबरपा और सबरपा के लुईपा। ठीक है, आगे क्वेश्चन। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमाल लाशों में किया गया है। किसमें किया गया है? परमाल लाशों में किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 44 बस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे 45 डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसको माना है? तो स्वयंभू जी को। ठीक है, स्वयंभू जी को रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसको माना है? स्वयंभू जी को। देखिए, इसका राहुल कुमार वर्मा जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ जी को माना जाता है। कुछ प्रवर्तक जो है कुछ लोग या कुछ विद्वान मत्स्येंद्र जी को भी मानते हैं। ठीक है, और ये जो गोरखनाथ है यहाँ पे देखिए, गोरखनाथ शिष्य है किसके? मत्स्येंद्र नाथ जी के। हठ योग पढ़ा देते थे, आपको बताइए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को माना गया है। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, आदिकाल की रचना है जो चंद्रबाई जी द्वारा लिखी गई है। इसमें 69 समय का या सर्ग का इस्तेमाल किया गया है और 68 छंदों का और 56 छंद इसमें विशेष है। कुमार रासो और बीसलदेव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। ठीक है, कुमार रासो और बीसल रासो। ठीक है, बीसल रासो। और अगर बात की जाए कुमार रासो किसने लिखी है? दलपति जी ने। और बीसलदेव किसने लिखी है? नरपति नाहर ने। ठीक है, आगे ये लिखा भी है। ठीक है, कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, कामायनी किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। 48 प्रत्येक देश का साहित्य है वहाँ की चित्रवती, जहाँ भी चित्रवती देखने मिले कौन हमारे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये शब्द आपको देखने मिला, ये कथन पूछ लिया जाता, कभी भी पूछ लिया जाता, तो ये किससे रिलेटेड है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। बस यही है, साहित्य समाज का दर्पण है। ये द्विवेदी जी महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य और कविताओं के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य समाज का दर्पण है। कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्रण का नाम है कविता। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा। महावीर प्रसाद के कथन कौन से हैं? साहित्य और कविता से। साहित्य समाज का दर्पण है और अंतःकरण की वृत्तियों का चित्रण का नाम कविता है। आगे 49 आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चराकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों का आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, जैसे आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी उन्होंने जो है आध्यात्मिक संकेत बताया। यह किसके पदों की तुलना? ठीक है, शुक्ल ने की है, तो शुक्ल की का ही कथन है जो कि गीत गोविंद से की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए, देशिल बहना सब जन मिठा, ये कथन पूछ लिया जाता है और ये अभी फिलहाल का ये DSS PGT 2018 वाले पेपर का। तो देशिल बहना सब जन मिठा, ये NTA में पूछा गया, NTA नेट में पूछा गया। किस भाषा की काव्य पंक्ति है? किस भाषा की काव्य पंक्ति है? तो ये हमारी देशी भाषा या मैथिली भाषा का है। ठीक है, मैथिली भाषा का। और अगर बात की जाए मैथिल
और अगर बात की जाए मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति जी को। ठीक है, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रमुख पदावली रचना में मैथिल भाषा का प्रयोग किया गया, इसलिए इनको मैथिल, हाँ यहाँ पे लिखा भी विद्यापति को प्रमुख रचना पदावली है जो कि मैथिल भाषा में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे विद्यापति जी को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उन्होंने अपनी पदावली रचना में मैथिल भाषा का प्रयोग किया है। और अगर इनकी बात की जाए, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसमें है? अवध भाषा में रचित है। तो यहाँ पर हमारे ये करीब हम आदिकाल के 300 प्लस क्वेश्चन करने वाले, जिसमें से 50 आज हमारे कवर हो चुके हैं, 50 हम कल देखेंगे।